एक दूरदराज के पहाड़ी गांव में अचानक रात भर में जानवरों के शवों की एक श्रृंखला सामने आ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया गया है। युगामी में इन आपदाओं की जांच के लिए इस प्रकार की घटनाओं में विशेषज्ञता रखने वाले एक जासूस को टोक्यो से बुलाया जाता है। इसके बाद हम गांव में लड़कों के एक समूह को देखते हैं जो टोक्यो से आने वाले और अपने शहर में आने वाले जासूस के बारे में सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। समूह में हम योतारो कुसाका नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक दिन टोक्यो जाना चाहता है और खुद जासूस बनना चाहता है। उसके दोस्तों ने उससे अनुरोध किया कि वह उन्हें टोक्यो के उस व्यक्ति से मिलने के लिए बाद में आने दे और वह सहमत हो गया जब तक कि वे मेहमानों को परेशान नहीं करते। इसके बाद योतारो एक अजीब दिखने वाले लड़के का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है जिसका नाम काबेन है, जो योतारो का चचेरा भाई है और उनके साथ रहता है। योतारो उससे कहता है कि उसके आने के बाद वह बाहर ही रहे क्योंकि उससे हमेशा बदबू आती रहती है। इस बीच जासूस इनोगामी सड़क के किनारे एक सपाट टायर के साथ दिखाई देती है। बाद में श्रीमती कुसाका, योतारो की मां और इनोगामी की ग्राहक सड़क पर आती हैं और उन्हें अपने घर तक सवारी देने की पेशकश करती हैं, जहां वह फिलहाल रहेंगे। वे जानवरों के शवों के बारे में बात करते हैं जो कहीं से भी घटित हो रहे हैं और इस जांच को बच्चों से गुप्त रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वे इन घटनाओं के बारे में भयभीत हो सकते हैं। जासूस सहमत हो गया और कहा कि वह गांव में शांति बनाए रखने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। विला में इनुयोगामी काबानेई को खेतों में काम करते हुए देखती है और उसका स्वागत करती है। हालांकि काबानेई एक शब्द भी नहीं कहता है और बस झुक जाता है, जिससे इनुयोगामी को विश्वास हो जाता है कि वह शर्मीला है या शायद एक मेहनती व्यक्ति है। रात में इनुगामी गर्म झरनों में आराम कर रहा है और योतारो अंदर आता है और अपनी पीठ धोने की पेशकश करता है। इनुगामी फिर योतारो से उस लड़के के बारे में पूछता है जिसे उसने खेतों में देखा था। योतारो उसे बताता है कि उसका नाम कबाने है, जिसे डोरोटाबो के नाम से भी जाना जाता है, युक्काई के नाम पर उपनाम, और वह हमेशा बाहर खेतों में काम करता है। जाहिर तौर पर कबाने का जन्म बहुत बुरी गंध के साथ हुआ था, इसलिए कोई भी कभी भी उसके पास नहीं आएगा या उससे बात नहीं करना चाहेगा। उसके माता पिता ने भी उसे त्याग दिया था और तब से योतारो की माँ उसे अपने साथ ले गई। उसके स्नान के बाद जासूस श्रीमती कुसाका से पूछता है कि वह अब नहीं चाहता कि उसका बेटा योतारो उसकी सेवा करे और इसके बजाय कैबिन से उसकी देखभाल करने का अनुरोध करता है। सुबह में कैबिन इनुगामी के लिए कॉफी बनाती है और थोड़ी देर बात करने के बाद इनुगामी लड़के से पूछती है कि क्या उसने हाल ही में कुछ अजीब देखा है, क्योंकि वह जानता है कि कैबिन हमेशा खेतों पर काम करने में देर से आता है। कैबिन ने इनुगामी को बताया कि वह हाल ही में सामने आए मृत जानवरों के बारे में जानता है और वास्तव में उसे ही लाशों से छुटकारा पाना है। उन्होंने इनुगामी को समझाया कि ये घटनाएं आम तौर पर अमावस्या की रात को होती हैं और अगली अमावस्या 5 दिनों में होगी, इसलिए संभवतः अगली घटना वही होगी। इसके बाद वे दोनों अगले अमावस्या की प्रतीक्षा करते हैं और इन दिनों के दौरान जासूस अपना अधिकांश समय कैबिन को उसके दैनिक कार्यों में मदद करने में बिताता है। एक दिन तक इनुगामी ने कैबिन पर एक हार देखा और उससे पूछा कि यह क्या था। कैबिन इनुगामी को बताता है कि वह नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन यह हार उसके जन्म के बाद से ही उसके पास है और यह संभवतः उसके माता पिता का है। वह बताते हैं कि संभवतः उन्हें उनके द्वारा छोड़ दिया गया था, लेकिन वह जीवन भर इस पत्थर को ढोते रहे हैं। हालांकि इनुगामी ने पत्थर पर प्रतीक को पहचान लिया और कैबिनेट को बताया कि वह इस बारे में गलत है कि यह पत्थर क्या है और उसे बताता है कि इसे लाइफ स्टोन कहा जाता है। उन्होंने लड़के को बताया कि इस पत्थर में एक विशेष घटक है जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही बन सकता है। चूंकि यह बहुत कीमती है, उसके माता पिता ने इसे बिना किसी कारण के उस पर नहीं छोड़ा होगा, जिसका अर्थ है कि वास्तव में उसे त्यागा नहीं गया था। जासूस कैबिनेट से पूछता है कि क्या वह एक दिन अपने माता पिता से मिलना चाहेगा और सोचता है कि अगर वह चाहे तो वह उन्हें ट्रैक करने में सक्षम हो सकता है। अमावस्या की रात कैबिन इनोगामी के लिए बाहर इंतजार कर रहा है, लेकिन तभी उसका सामना येटेरो से होता है जो जासूस से मिल रहे ध्यान से ईर्ष्या करता है और कैबिन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है कि वह विशेष नहीं है और वह केवल यही चाहता है टोक्यो जाने का उसका मौका बर्बाद कर दिया। क्रोधित होते हुए येटेरो ने कैबाइन का हार फाड़ दिया, जिससे लड़का एक राक्षस में बदल गया। येटेरो ने अपना परिवर्तन देखा और चिल्लाते हुए तेजी से भाग गया, लेकिन सौभाग्य से राक्षस रूप में रहते हुए वह हार उठाने में कामयाब हो गया और वह सामान्य स्थिति में लौट आया। यह महसूस करने के बाद कि उसने क्या किया है, केबिन परेशान है और खलिहान के पास रोता हुआ देखा जाता है।
वह सोचता है कि हाल ही में मरने वाले जानवरों के लिए यह सब उसकी गलती है, जब तक कि एक न्यूगामी ने उसे ढूंढ नहीं लिया और फिर उसे अपनी पीठ पर अपनी पूंछ दिखाई। उन्होंने कैबिन को समझाया कि किमोनो मानव जगत में बहुत लंबे समय से मौजूद हैं, जो दुर्लभ प्राणी हैं जो मनुष्यों के बीच रहते हैं, लेकिन हर समय उनके द्वारा अज्ञात रहना चाहिए। वह कैबिन को बताता है कि वह मानव और युकाई का मिश्रण है और यह पत्थर उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे अपने मानव रूप में रहने की अनुमति देता है और उसकी प्यास को मनुष्यों पर हमला करने से रोकता है। वह यह भी कहते हैं कि वहां एक और अपराधी है जो इन अपराधों को अंजाम दे रहा है। यह जानते हुए कि कैबने को दोष नहीं दिया गया है, कैबने को पता चलता है कि उसका चचेरा भाई योटारो जंगल में भाग गया है, क्योंकि कैबने को एक राक्षस में बदल जाता देखकर वह डर गया था। इसलिए वे दोनों उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। उसे ढूंढने के बाद योतारो रूपांतरित कुत्तों से घिरा हुआ है, जिन्हें जल्द ही दोनों ने खत्म कर दिया। कुछ ही क्षण बाद वे अपराधियों में से एक राक्षसी मूस के पास आते हैं और बिना किसी देरी के उन पर हमला करता है, लेकिन कैबाने को भी अविश्वसनीय ताकत का उपहार दिया गया है और वह इसे अपने नंगे हाथों से हराने में सक्षम था। यह देखकर इनुगामी प्रभावित हो जाती है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद इनुगामी को पता चलता है कि उसे वास्तव में उसे खत्म करने के लिए काम पर रखा गया था और वह उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि कैबाने मुख्य अपराधी था और श्रीमती कुसाका को पता था कि कैबाने वास्तव में क्या था, क्योंकि उसकी बहन ने बताया था उसे देते समय। फिर जासूस ने उसके सिर में गोली मार दी। गांव वापस जाने के बाद इनुगामी ने श्रीमती कुसाका को बताया कि उसने काम पूरा कर लिया है और फिर कबाने के शव को अपने साथ लेकर चला गया। बाद में कबाने ने अपने शरीर को पुनर्जीवित किया और फिर से जीवित हो गया। इनुगामी बताते हैं कि यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि वह आधा याकाई और इंसान है। फिर वह उसे टोक्यो स्थित अपने कार्यालय में ले जाता है। यहाँ कबाने की मुलाकात शिकी और अकीरा नामक दो अन्य अनाथ बच्चों से होती है। इनुगामी बताते हैं कि वह उन्हें अपने साथ ले गए क्योंकि वे भी उनकी प्रजाति का हिस्सा हैं, जिन्हें किमोनो के नाम से जाना जाता है। वह कबाने को यहाँ टोक्यो में रहने और उनके और जासूसी टीम के साथ काम करने की पेशकश करता है, लेकिन उससे कहता है कि उसे तुरंत उत्तर देने की जरूरत नहीं है। फिर अकीरा पूछती है कि क्या कैबिनेट भी उनकी तरह किमोनो है, क्योंकि उसकी गंध काफी असामान्य है। इनुगामी ने उन्हें बताया कि वह आधा किमोनो अमानवीय है, इसलिए उसे हनेओ के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके भीतर का याकाई इतना शक्तिशाली है जो उसे एक अमर राक्षस बना देता है। लेकिन उनमें शिकी से समानताएं हैं, क्योंकि वे दोनों हेनियो हैं। शिकी को यह पसंद नहीं है कि उन्होंने एक नए व्यक्ति को भर्ती किया है और वह इस बात से नाराज है कि कैबिनेट ने उसके कपड़े पहने थे। वह कैबिनेट को बताता है कि वह उससे 1 वर्ष बड़ा है, जिससे वह अपना वरिष्ठ बन जाता है। फिर बाथरूम में चला जाता है। बाद में जब कबाने बाथरूम में जाता है तो वह एक तार से टकरा जाता है और शिकी पूछती हुई दिखाई देती है कि वह यहाँ क्यों आया है। कबाने ने शिकी को बताया कि इनुगामी उसे उसके माता पिता को ढूंढने में मदद कर रही है, लेकिन शिकी ने हंसते हुए कहा कि वे शायद मर चुके हैं या उसे छोड़ दिया गया है। कबाने उठने की कोशिश करता है, लेकिन डोरी उससे बंधी होती है और शिकी उसे हिलने न देने की चेतावनी देती है, नहीं तो यह उसका पैर फाड़ देगा। हालांकि काबेन नहीं सुनता और अपने पैर में छेद करके खुद को मुक्त कर लेता है। शिकी पूछता है कि क्या दर्द होता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कबाने खुद को ठीक करने और शरीर के अंग को पुनर्जीवित करने में सक्षम था। अगले दिन वे अपने पहले जांच कार्य पर निकल पड़ते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो पुलिस बताती है कि एक कीट का संक्रमण हुआ है, जिसने उनके घर के अंदर एक परिवार पर हमला किया है। इनुगामी बताते हैं कि कमरे के अंदर कुछ चीज कीड़ों को आकर्षित कर रही थी और जब तक वे इसे बाहर नहीं निकालते, कीड़े कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। शिकी जाले बनाने के लिए अपनी रेशम शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करता है और प्राणियों को जाल में फंसाने की कोशिश करता है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बग वेब को खाकर नष्ट कर देते हैं। इनुगामी के हस्तक्षेप करने से पहले कैबिनेट स्वयंसेवकों को अंदर जाने के लिए कहता है। इससे कमरे में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वह अभी छोटा है, लेकिन इनुगामी इस बात से सहमत है। जैसे ही वह प्रवेश करता है, कीड़े उसके पूरे शरीर को ढक लेते हैं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता है और जानवर उसे नहीं खा सकते हैं। इसलिए वह उस वस्तु को ढूंढने में कामयाब रहा जिसके कारण कीड़े घर में घुस गए थे। इनुगामी उस लड़के को बताता है जो वहाँ रहता है कि कीड़े अपराध की मानवीय भावना पर फीड करते हैं और जो वस्तु उन्हें आकर्षित करती है वह चोरी के जूतों की एक जोड़ी थी, जिसे लड़के के छोटे भाई ने अपनी माँ के लिए चुराया था क्योंकि वे बहुत गरीब हैं।
इसके बाद कैबरनेट टीम का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो जाता है और बदले में इनुगामी उसे अपने माता पिता को ढूंढने में मदद करेगा। बाद में हम जासूस को इनारी नामक एक रहस्यमय महिला से फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जिसका टोक्यो पुलिस पर बहुत प्रभाव है। वह इनारी को कबाने के बारे में बताता है और वह एक संभावित खतरा हो सकता। अगले दिन इनुगामी लड़कों को इनारी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन भेजती है। हालांकि अधिकारी को विश्वास नहीं होता कि वे इनारी को जानते होंगे और उन्हें उससे मिलने जाने से रोकते हैं। अचानक कान नाम की एक लड़की प्रकट होती है, पूछती है कि उनमें से कौन कबानेई है, क्योंकि इनारी अपने कार्यालय में उसका इंतजार कर रही है। जब कबानेई इनारी से मिलती है तो वह उसके प्रति अजीब व्यवहार करती है और केवल कबानेई के जीवन पत्थर में रुचि रखती है। वह बताती है कि इस पत्थर के साथ किमोनो जाति को अब इस दुनिया में जीवित रहने के लिए मनुष्यों की ऊर्जा पर भोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उसे बताया कि उसे इसकी नकल करने के लिए पत्थर की आवश्यकता है, जबकि उसका सिर हटाकर एक सूटकेस में रख दिया। इनारी फिर कान को उन अन्य लड़कों को खत्म करने का आदेश देती है जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। बाहर रहते हुए कान ने कबानेई में आकार ले लिया है, लेकिन वह नियंत्रण खो देती है जब शिकी अपने मालिक को नाराज कर देती है और कैट्स्यून के रूप में अपना असली रूप प्रकट करती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। वह हर चीज में आग लगाना शुरू कर देती है और शिकी ढाल बनाने के लिए अपने रेशम का उपयोग करता है और कबाने के सिर से सूटकेस पकड़ लेता है। शिकी सिर ले लेती है। इस बीच कहन गुस्से में है क्योंकि वह इनारी को प्रभावित करना चाहती थी, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसे फिर कभी निराश नहीं करेगी, इसलिए वह उन पर और भी अधिक आग के गोले से हमला करना शुरू कर देती है। जब लड़के छिप रहे होते हैं, कबाने शिकी से कहता है कि वह उसे कान पर फेंक दे और वह उसे खत्म कर देगा। सिर पटकने के बाद वह उसे बीच हवा में और कुछ ही सेकंड में काटने में कामयाब हो जाता है। उसके जाने के बाद पुलिस स्टेशन के चारों ओर सब कुछ बिना किसी आग की लपटों के सामान्य हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसकी शक्तियां केवल एक भ्रम है। इसके बाद कैबरनेट अपने पूरे शरीर को पुनर्जीवित कर लेता है, जिससे शिकी को झटका लगता है और उसे समझ में नहीं आता है कि कैबरनेट उन चीजों को कैसे करने में सक्षम है जो वह कर सकता है, भले ही वे एक ही तरह के हों, और वह उससे ईर्ष्या करता है, लेकिन वह निर्णय लेता है कि यह सबसे अच्छा है अगर वे दोस्त बन जाते हैं। बाहर जाने के बाद वे एक यागामी को उनका इंतजार करते हुए पाते हैं और हमें पता चलता है कि जो पत्थर काबेन से चुराया गया था वह इनुयामी द्वारा उस पर लगाया गया था और एक आकार बदलने वाला पत्थर है, जिसे इनुयामी ने इनारी को बताया कि जो पत्थर उसके पास है वह वास्तव में नकली है और असली पत्थर अभी भी लड़के के पास था। इनुयामी ने उसे धोखा देने के लिए उसे डांटा, जिससे इनारी बेहद क्रोधित हो गई। बाद में वे सभी अपने कार्यालय के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने पर लोमड़ी लड़की कोन फिर से प्रकट होती है और कहती है कि उसे कबाने के सिर की जरूरत है, अन्यथा वह इनारी के लिए अपने मिशन में विफल रही है, लेकिन अपनी चोट के कारण वह बेहोश हो जाती है। इनुगामी उसे अंदर ले जाती है और फिर कोन को खाना खिलाती है। बाद में इनुगामी का सामना कोन से होता है, जो अभी भी कैबाने के सिर के लिए अनुरोध कर रहा है, अन्यथा वह अपने मालिक इनारी के पास वापस नहीं लौट सकती। इसलिए इनुगामी ने एक नारंगी फल को कैबाने के सिर में बदलकर उसे धोखा दिया और फिर उसे बर्खास्त कर दिया। शिकी बताती है कि जब उसे पता चलेगा कि यह नकली है तो वह बदला लेने के लिए वापस आएगी, लेकिन इनुगामी को नहीं लगता कि वह कोई समस्या है। इस बीच कैबिनेट को एक नए उद्यमी से एक नया काम मिलता है, जिसे नदी के किनारे जाना है और सीवर के पास अलौकिक संस्थाओं द्वारा हुई कुछ मौतों की जांच करनी है। अकीरा और कैबिनेट सीवर में पहुंचते हैं और कैबिनेट अकीरा से पूछती है कि उसकी शक्तियां क्या हैं। उसने उससे कहा कि वह पानी को बर्फ में बदल सकता है, लेकिन तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपनी शक्तियां बनाने में वह भयानक है। अचानक उन दोनों पर एक विशाल मेंढक आदमी द्वारा हमला किया जाता है और वह अकीरा को पकड़ लेता है, लेकिन मेंढक के दोबारा हमला करने से पहले कैबिनेट उसे मुक्त करने में सफल हो जाती है। एक तनुकी प्रकट होता है जो इनुगामी का दूत है और उन्हें एक थैली और रक्त के साथ एक कंटेनर के साथ एक पत्र देता है। इनुगामी के संदेश में कहा गया है कि मेंढक किमोनो हैं, जो शहर में हाल ही में होने वाली मौतों के मुख्य दोषी हैं और अपनी जाति के खिलाफ दुष्ट हो गए हैं और किमोनो के रूप में अपना सारा गौरव खो चुके हैं। इनुगामी ने कहा कि पत्र के साथ आया खून मेंढक जैसे जीवों को आकर्षित करने के लिए है
और वह चाहता है कि कबानेई उन्हें बाहर निकाले और शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन सभी को खत्म कर दे। अकीरा यह सुनकर डर गई कि उन्हें उनसे लड़ना है, लेकिन फिर उसे टोक्यो आने के कारण याद आते हैं, जिसका उद्देश्य अपने डर का सामना करना और एक मजबूत इंसान बनना था। इसलिए उसने यहीं रुकने और कैबिन की मदद करने का फैसला किया। अकीरा ने राक्षस का खून पानी में छोड़ दिया और मेंढक उनकी ओर दौड़ पड़े। कैबिन उनसे अकेले लड़ती है क्योंकि अकीरा को समस्याएं हैं और उसमें बिल्कुल भी साहस नहीं है। हालांकि कैबाइन वास्तव में मजबूत है और प्राणियों से बचने के लिए उसके पास कई चालें हैं, लेकिन फिर वह आगे निकल जाता है क्योंकि उनमें से बहुत सारे हैं। उस पल अकीरा को याद आता है कि कैसे हर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह एक कमजोर व्यक्ति हो और अपने बारे में हर किसी के मन को बदलना चाहता है। और वह अचानक प्राणियों के खिलाफ एक बड़ा बर्फ का हमला जारी करता है, उन सभी को फ्रीज कर देता है और उनमें से हर एक को हरा देता है। कुछ ही दिनों बाद कैबिनेट दालान की सफाई कर रही है, लेकिन उसे एक रहस्यमय कमरे में खींच लिया जाता है, जहां हम मिहाई नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो इस पूरे समय युगामी के कार्यालय में रह रहा है। वह आईटी में विशेषज्ञ है और पर्दे के पीछे से सब कुछ करता है। इनुगामी परेशान है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया क्योंकि वह अलौकिक शक्तियों वाला एक क्रूर पिशाच है। कार्यालय में मिहाई कई महीनों में पहली बार अपना कमरा छोड़ता है और बताता है कि कैबिनेट ने वास्तव में एक आर्म रेसलिंग मैच के बाद उसकी कलाई तोड़ दी थी और यही कारण है कि वह अपने वीडियो गेम नहीं खेल सका। इसलिए उन्होंने इसके बजाय जांच कार्य में मदद करने का फैसला किया। बाद में मिहाई ने चालाकी करके इनुगामी को अपने कमरे में फंसा लिया और लड़कों को एक जोखिम भरे मिशन पर भेज दिया, जहां उन्हें एक ऐसी फैक्ट्री की जांच करनी होगी जो उन कर्मचारियों के लिए जानी जाती है जो एक एक करके बेतरतीब ढंग से मर रहे थे। कुछ समय पहले तक यह अचानक ही बंद हो गया था और उन्हें इसका कारण जानने की आवश्यकता है। उनके अंदर जाने से पहले शिकी ने अपने पूरे शरीर को अपने रेशम के जाल से ढकने का फैसला किया और अदृश्य होने में कामयाब रहा। शिकी फैक्ट्री के अंदर जाता है और अंदर जाते ही एक खिलौना कार उसके पास आती है। पता चला कि मिहाई के पास एक रिमोट कंट्रोल कार है जो अदृश्य भी हो जाती है। वह शिकी से कहता है कि कार उसकी साथी होगी और इसके तुरंत बाद उन्हें पता चला कि सभी कर्मचारी एक कमरे में अजीब व्यवहार कर रहे थे। सभी पंक्तिबद्ध होकर काम कर रहे थे जैसे कि वे लाश हों। अचानक उनमें से एक भागने का फैसला करता है, लेकिन मैनेजर उसे पकड़ लेता है। फिर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहां एक अन्य महिला मच्छर कामानों में बदल जाती है और उसके मस्तिष्क पर दावत देती है, जिससे वह काम पर वापस चला जाता है। लेकिन वह अपने मस्तिष्क का उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए वह अंतहीन काम करेगा। शिकी मच्छरों से डरता है और कहता है कि वह उन तीनों का सामना नहीं कर सकता। मिहाई असहमत है और उनका सामना करना चाहती है, इसलिए शिकी वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन मिहाई हंगामा मचाने के लिए खिलौना कार का इस्तेमाल करती है और महिला बाहर निकलती है और उसे खिलौना कार मिल जाती है। जिस व्यक्ति को कार मिली वह तुरंत उसे छिपा देता है और दूसरों को बताता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें महिला पर अविश्वास है और नेता उस क्षेत्र की तलाशी लेना चाहते हैं। फिर मच्छर अदृश्य शिकी को खोजने के लिए अपनी किमोनो क्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि मिहाई ने कार का उपयोग बिजली का करंट लगाने के लिए किया, जिससे शिकी की जान बच गई। हालांकि शिकी हिल नहीं सकती और अब अपनी जगह पर जम गया है और मिहाई को एहसास होता है कि शिकी अपने बचपन के दौरान कुछ दर्दनाक घटनाओं से गुजरी होगी और केवल यह दिखाने के लिए सामने आती है कि वह सख्त है, लेकिन वास्तव में वह हमेशा डरा हुआ रहता है। हालांकि शिकी अंततः अपने होश में आता है और खुद को छिपाने के लिए फिर से अपने रेशम का उपयोग करता है और पूरे कमरे को रेशम से ढक देता है। किमोनो को भ्रमित करने के लिए हवा में विभिन्न विषाक्त पदार्थ छोड़ता है, उसे फंसाना सीखता है और उसे बाहर निकाल देता है। एक ही समय पर अन्य दो लड़के शिकी की मदद करते दिखाई देते हैं और कबानेई मच्छर की बहन को ले जा रहा है और शिकी को बताता है कि उसने उसे आसानी से हरा दिया। जल्द ही बॉस मच्छर आता है, वह दोनों बहनों के दिमाग को खा जाता है, पहले से भी अधिक मजबूत दिखाई देता है और अकीरा और शिकी को मार गिराता है। एकमात्र बचा हुआ कबानेई है और मिहाई से अपनी किमोनो शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करने की सलाह प्राप्त करने के बाद वह महान शक्ति प्राप्त करता है और प्राणी की बाहों को चीर देता है। इनारी का नया सहायक नबीमारू प्रकट होता है जो बचे हुए मच्छरों के अवशेषों को नष्ट कर देता है। वह बताते हैं कि उन्हें ऐसा कैसे करना है ताकि इंसानों को किमोनो प्रजाति के बारे में पता न चल सके। अगले दिन समूह शिकी के माता पिता के बारे में और अधिक जानने के लिए एक सड़क यात्रा पर निकलता है।
वहां पहुंचने पर लड़के शहर में घूमते रहे जब तक कि कबाने को शहर की एक स्थानीय किंवदंती के बारे में एक किताब नहीं मिल गई, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया था जो एक दिन घर आया और उसे अपने भोजन में एक मकड़ी मिली, और भले ही उसके पास बहुत कुछ नहीं था, उसने खुद ही मकड़ी को खाना खिलाने और अपना खाना उसके साथ बांटने का फैसला किया। अगले दिन जब वह उठा तो उस गरीब आदमी का घर सोने के जालों से भरा हुआ था, जिसे उसने बेच दिया और अमीर बन गया और हमेशा खुशी से रहने लगा। पुस्तक को देखते समय हम गुलाबी बालों वाली एक रहस्यमय लड़की को शिकी को घूरते हुए देखते हैं। फिर इनुगामी यह कहते हुए आता है कि उसे शिकी के चाचा मिल गए हैं, इसलिए वे सभी जंगल में चले जाते। सब जंगल आते हैं जहां आदमी उन्हें बताता है कि लड़के के पिता की मृत्यु हो गई थी जब उसकी मां उसके साथ गर्भवती थी, और फिर उसके पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई जब शिकी केवल 5 वर्ष की थी, वर्षों पुराना। रात को जब वे बाथरूम में थे, नबामारू आता है और उन्हें जंगल का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है ताकि समूह को करीब लाने की कोशिश की जा सके, क्योंकि वे एक दूसरे से अलग महसूस करने लगे थे। हालांकि जंगल में रहते हुए शिकी को वह समय याद आने लगता है जब उसकी मां काम पर जाने के लिए जंगल में गई थी और उसे पीछे रहने के लिए कहा था। फिर वह उस रास्ते पर चलता है जो उसने अपनाया था और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं और चिंतित होते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। इसके बाद शिकी एक झोपड़ी में पहुंचता है और उसी समय उसे याद आता है कि उसकी मां उसी झोपड़ी में जा रही थी, और उसे उस समय का फ्लैशबैक याद आता है जब उसने एक रात उसका पीछा किया था और दरवाजा खोलते समय कुछ भयानक देखा था। उसकी मां एक बड़े दानव कामिनों के साथ प्रजनन कर रही थी और किसी प्रकार का प्रयोग चल रहा था। यही कारण है कि शिकी को बड़े होने के दौरान इस पूरे समय आघात सहना पड़ा। इनुगामी शिकी के चाचा को अपने साथ बात करने के लिए जंगल में ले जाता है और बिना किसी दबाव के उस आदमी ने उसे बताया कि उसने कई किमोनो प्राणियों का उपयोग करके शिकी की मां पर प्रयोगों में भाग लिया था, जब तक कि सुनहरे उत्पादन के उत्परिवर्तन के साथ एक किमोनो का जन्म नहीं हुआ। रेशम उसे पता चला कि सुनहरा रेशम मानव कोशिकाओं को बहाल करने में सक्षम था और वह इससे बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन उस आदमी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि शिकी ने अपने चाचा द्वारा फोन पर कही गई हर बात सुन ली है और शिकी अंधेरे से बाहर आकर अपने चाचा को एक पेड़ में फंसा लेती है और उसे खत्म करने के लिए तैयार है। हालांकि उस समय एक विशाल कामिनो प्रकट होता है और अकीरा को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक उइगामी के हाथ को काटता है जो अब जहर हो चुका है और समूह कामुनो प्राणियों के झुंड से घिरा हुआ है, इसलिए वे अलग हो जाते हैं। जबकि जीव उन्हें घेर लेते हैं, शिकी के चाचा बताते हैं कि कैसे ये शिकी के भाई बहन हैं जो उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम स्वरूप हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद सभी जीव उसकी मां की आवाज में बोलने लगते हैं और इससे लड़का बेहोश हो जाता है। इनुगामी के साथ अया नाम की रहस्यमय युवती प्रकट होती है और क्रोधित कामिनो को शांत करती है जब वह उन दोनों की जोड़ी को झील तक ले जाती है, जिससे इनुगामी की बाह ठीक हो जाती है। इस बीच सभी राक्षसों से अपनी मां की आवाज सुनकर शिकी का दिल टूट जाता है और वह इस बात से दुखी होता है कि उसके चाचा ने उसके परिवार के साथ क्या किया है, जिससे वह कमजोर हो गया है और लड़ने की ताकत पाने में असमर्थ है। इसलिए उसने कैबिनेट को आदेश दिया कि वह उसके लिए उन सभी को मार डाले। फिर हम काबेन को बदलते हुए देखते हैं और सभी राक्षसों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं और नबामारू की मदद से वह एक विशाल किमोनो सहित प्राणियों को भी हरा देता है। उसके बाद लड़ाई समाप्त हो जाती है और कबाने अकियो को नीचे फेंक देता है और शिकी से पूछता है कि क्या उन्हें उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन शिकी ने कहा कि अगर वे उसे मार भी दें तो भी इससे उसका परिवार वापस नहीं आएगा और उसने ऐसा न करने का फैसला किया। अचानक अया घटनास्थल पर पहुंचती है और अपने पिता अकियो से पूछती है कि उसने जो कोकून बनाया था उसे उसने कहां छुपाया था। जाहिर तौर पर कोकून का उपयोग सुनहरे रेशम के उत्पादन के लिए किया जा रहा है, इसलिए इनुगामी ने मिहाई को कॉल करने का फैसला किया और पिछले साल अकियो की जांच से एकत्र किए गए डेटा के साथ वह उन 4 स्थानों का निष्कर्ष निकाल सकता है जहां अकियो सबसे अधिक जाता है। मिहाई द्वारा इनुगामी और अया को धब्बे बताने के बाद पता चलता है कि कोकून कहां होना चाहिए। फिर लड़की वहां भागती है, लेकिन कुछ ही देर बाद शिकी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह ही कोकून वापस लाएगा। फिर वह पानी में गोता लगाता है और पाता है कि उसकी माँ अभी भी जीवित है। वह उसे सतह पर लाता है और उस क्षण यह पता चलता है कि माँ इस पूरे समय सुनहरा जाल थी, इसलिए उन्होंने उसे बचाया और इनुगामी सभी को टोक्यो में अपने स्थान पर वापस ले आया। शिकी को अपने चाचा को जीवित छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला है कि उसकी विरासत को नष्ट करना मौत से भी बदतर है।
हालांकि जब वे चले जाते हैं, नबामारू फिर से प्रकट होता है और उसे खत्म कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि अया को डर है कि उसका भाई शिकी उससे नफरत करेगा, लेकिन लड़के ने कहा कि अगर वह अपने पिता के प्रयोगों से नहीं बची होती तो उनकी माँ आज जीवित नहीं होती। फिर माँ जागती है, अपने बच्चों को जीवित और सुरक्षित देखकर खुश होती है। इस समय उनकी बहन अया भी अगले मिशन में उनके साथ शामिल हो रही है और जांच टीम की सदस्य बन गई है। यह पता चला कि अया को कबाने से प्यार हो गया है और वह उससे बाहर जाने के लिए कहती है। ठीक उसी समय कोन उससे लड़ना चाहता है और उन दोनों को एक साथ देखकर ईर्ष्यालु होता है। इसके बाद इनुगामी बताती है कि अगला काम एक अदृश्य कामिनो का सामना करना होगा जो यादृच्छिक महिला के चेहरे के कुछ हिस्सों को काट रही थी क्योंकि वह शहर की सबसे खूबसूरत महिला बनना चाहती थी। एक बार जब वे पहुंचते हैं तो लोमड़ी लड़की लड़के द्वारा अया को दिए जा रहे ध्यान से दुखी हो जाती है और पीछे रह जाती है, जहां उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है जो उससे पूछ रही है। तभी एक अदृश्य शक्ति अया के बाल खींचती है और काबेन उसे बचाने के लिए हवा में मुक्का मारता है। कटानाशी नाम की एक कामिनो सामने आती है जो बताती है कि वह पास की दुकान में काम करने वाले लड़के का दिल जीतने के लिए सबसे खूबसूरत लड़की बनने के लिए लड़कियों के चेहरे के कुछ हिस्सों को काट रही है। अचानक खान नियंत्रण खो देता है और अया पर हमला करता है, हालांकि कबाने उसका बचाव करता है और इसलिए खान रोते हुए कार्यालय में वापस भाग जाता है। कार्यालय में वापस आकर इनुगामी को सूचित किया गया कि कार्य हल हो गया था। जब अया कटानशी के लिए एक मानव शरीर बनाने में कामयाब रही तो उसने वादा किया कि वह फिर कभी किसी और पर हमला नहीं करेगी। रात में केबिन जंगल में काहन की खोज करता है और उसे सांत्वना देता है। दूसरी तरफ इनुगामी कुनी के साथ जाती है जहां वह गुप्त रूप से अपने अन्य मृत किमोनो बच्चों का सम्मान कर रही थी। बाद में हमारा परिचय अकीरा के जुड़वा भाई यूरी से हुआ, जिसने अपने विचारों में उस समय को याद किया जब वे दोनों पैदा हुए थे और उनकी सभी जरूरतों का ख्याल गांव की महिलाएं रखती थीं। किमोनो का जुड़वा बच्चों के रूप में पैदा होना एक दुर्लभ बात है क्योंकि ऐसा हर 100 साल में होता है, इसलिए माँ हमेशा सख्त रहती थीं और उन्हें घर के अंदर ही रखती थीं और उन्हें कभी अपने पिता को देखने का मौका नहीं मिलता था जो बाहर एक झोपड़ी में बंद थे। लेकिन जब तक वे एक दूसरे का समर्थन करते थे तब तक वे दोनों अजेय थे। कार्यालय में वापस आकर अकीरा हमेशा गलती से गड़बड़ करती दिखती है और आमतौर पर उनके द्वारा नियोजित मिशन को बर्बाद कर देती है, लेकिन हमेशा गड़बड़ करने के कारण उसने दूसरों को परेशान कर दिया, जिससे अकीरा भाग गई। जब अकीरा चली जाती है तो वह अपने खोए हुए भाई से मिलती है क्योंकि यूरी भी अकीरा को खोज रहा था और वह जानता था कि वह संभवतः इनुगामी की जगह पर होगी। वे दोनों सभ्यता से दूर चले जाते हैं और अकीरा थक जाती है, इसलिए जैसे ही वह सोना चाहती है यूई ने उसके लिए रात बिताने के लिए एक विशाल बर्फ का महल बनाने का फैसला किया। अपने द्वारा बनाई गई संरचना से प्रभावित होकर वह सोशल पर पोस्ट करने के लिए एक तस्वीर लेने की कोशिश करता है मीडिया, हालांकि उसका भाई सेल फोन को नष्ट कर देता है और फिर महल में ताला लगा देता है। इनुगामी टीवी पर एक विशाल बर्फ के महल के बारे में समाचार देखता है। वहां पहुंचने पर उन्हें कई दर्शक मिलते हैं जब तक यूई बाहर नहीं आता है और जब वह उन पर हमला करने वाला होता है तो उसे न्यूगामी से एक गोली मिलती है जिससे भीड़ भाग जाती है। उस समय वह अपने सीने में कैबेन के लाइफ स्टोन के समान एक पत्थर दिखाता है और जासूस बताता है कि इसे लाइफ स्टोन नहीं कहा जाता है क्योंकि उसे नल स्टोन के रूप में जाना जाता है। जिसके पास भी यह है वह पूरी किमोनो क्षमता तक पहुंच सकता है और यह भूमि को नष्ट और पुनर्निर्माण कर सकता है। अंत में अकीरा कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब वह नीचे जाती है तो देखती है कि यूई ने उसके सभी दोस्तों को जमा दिया है और सोचती है कि वे सभी मर चुके हैं। इस बीच इनारी और नबामारू बाहर इंतजार कर रहे हैं और यूई के अशक्त पत्थर को लेने की योजना बना रहे हैं। यूई के पास उस समय की यादें हैं जब वह और अकीरा छोटे थे और यूई को आइस विलेज का मुखिया नामित किया गया था। यूई विभिन्न आघातों से गुजरी है जबकि अकीरा हमेशा मासूम थी। इस बीच कैबिनेट खुद को मुक्त करने में सफल हो जाता है क्योंकि वह शरीर में अधिक गर्मी पैदा करता है। खुद को मुक्त करने के बाद उसने कहा कि उसे यूई को हराने का एक रास्ता खोजना होगा, लेकिन अकीरा अपने भाई और दोस्तों के बीच होने वाली लड़ाई को रोकने के इरादे से दिखावा करती है कि यह शुरू से ही उसकी योजना थी और कहा कि वह कैबिन से नफरत करती है और अपने भाई से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। और जैसे ही उसका भाई वापस आता है वह स्वेच्छा से अपने दोस्तों को छोड़कर उसके साथ चला जाता है। उसके बाद इनारी महल में प्रकट होती है
कैबेन को अशक्त पत्थर चुराने में मदद करने का आदेश देती है और कैबेन से कहती है कि कलाकृतियों को उसके माता पिता के साथ जोड़ा जा सकता है। वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया और कहा कि अगर वह सिर्फ पत्थर पाने के लिए उसके माता पिता के बारे में झूठ बोल रही है तो वह उससे अलग तरीके से निपटेगा। जाने से पहले उसने कहा कि उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसके दोस्त शांत नहीं हो जाते, लेकिन इनुगामी भालू का उपयोग करके बात कर सकता है और मस्तिष्क तरंगों और हृदय आवृत्ति के माध्यम से अपने संदेश व्यक्त कर सकता है। वह कैबेन से कहता है कि वे दोनों ठीक हैं और वह जाकर उसके माता पिता को ढूंढे और युई से अशक्त पत्थर वापस ले आए। इस बीच युई और अकीरा जंगल में हैं और अचानक नबीमारू प्रकट होता है और युई से लड़ता है और उसे इनारी के लिए अशक्त पत्थर सौंपने का आदेश देता है। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और लड़ते समय अकीरा युई को बुलाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और नबीमारू पत्थर को छूने में सफल हो जाता है। हालांकि उसका हाथ अब हड्डियों तक जम गया है और टूट गया है। कुछ ऐसा होगा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह पता लगाने की कोशिश करते हुए कि अशक्त पत्थर को कैसे लिया जाए, युई उसके पीछे आता है, लेकिन अचानक कैबेन ने तुरंत उसका बचाव किया और उन दोनों ने एक योजना तैयार की कि युई को कैसे हराया जाए। नबामारू ने कैबेन को आग लगा दी और कैबेन को लगातार ठीक होने के लिए अपनी पुनर्जनन शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा गया और इस तरह वे अपनी अग्नि शक्ति से युई की बर्फ को हरा सकते हैं। कैबेन को एक प्रबल आग के गोले के रूप में देखने के बाद युई ने अपने शरीर को बर्फ के कवच से ढक लिया। इस दौरान अकीरा अभी भी बर्फ के पिंजरे में फंसा हुआ है और उसे एहसास होता है कि हवा में कोहरा सिर्फ पानी है, इसलिए वह खुद को मुक्त करने के लिए बर्फ की एक बड़ी गेंद बना सकता है। इस बीच कैबेन और युई दोनों लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन नबामारू ने नोट किया कि अगर आग की लपटें उसके पुनर्जनन कौशल पर हावी हो गईं, तो उसका शरीर ढह जाएगा। उन्होंने कैबेन से कहा कि उन्हें युई को हराने के लिए उनके खिलाफ 3 विशेष हिट करने होंगे। फिर वह एक साथ 3 हिट देने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है और अपने अंतिम हिट के दौरान अकीरा युई को बचाने के लिए तेजी से कूदती है। इसके बाद वह बताती है कि पत्थर उसकी ऊर्जा खा रहा है और इस पूरे समय अकीरा की रक्षा भी कर रहा है। हालांकि फिर वह उसके शरीर से पत्थर को चीर देती है ताकि वह जीवित रह सके, जिससे उसे युई की सारी यादें मिल जाती हैं। उस पल में केबिन का शरीर पुनर्जीवित हो जाता है और वह अकीरा को उसके जीवन पत्थर को शून्य पत्थर के साथ विलय करके उसके भाई को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। पत्थर जमीन पर गिरने के बाद और इनारी पत्थर चुराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाता है। हालांकि इनुगामी ठीक समय पर पहुंचती है और उससे इसे वापस देने की मांग करती है, क्योंकि कलाकृतियां कभी उसकी नहीं थीं। अस्पताल में कैबेन युई से नल और लाइफस्टोन के बारे में पूछता है, लेकिन एनुगामी हस्तक्षेप करता है और बताता है कि हजारों साल पहले किमोनो और मनुष्यों के बीच युद्ध हुआ था, जिसने सदियों तक भूमि को तबाह कर दिया था। उस दौरान पत्थरों का निर्माण और उपयोग केवल द्वारा किया गया था। सबसे महान किमोनो, जिसे किमोनो जाति में प्रमुखों या उच्चतर अधिकारियों के रूप में जाना जाता है। कैबेन आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर वे दोनों कैबेन के माता पिता को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप कोई दूसरा वीडियो देखने से न चूकें। अगली बार तक दोस्तों, ध्यान रखना।